पूछे कि अंतरिक्ष में क्या है, तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं, खाली जगह, अंधेरा। लेकिन क्या यह सच है? आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इस आम धारणा को पूरी तरह से पलट देते हैं। वो बताते हैं कि जिसे हम खाली जगह समझते हैं, वो असल में एक खचाखच भरी हुई जगह है, ऊर्जा से, कणों से, अदृश्य क्षेत्रों से और शायद ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों से। तो चलिए इस सोच को बदलते हैं। आज हम इन स्रोतों में गहरी पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इस खालीपन के पीछे असल में क्या छिपा है। हमारा मिशन है ये समझना कि असल में अंतरिक्ष में क्या क्या मौजूद है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि आधुनिक विज्ञान के लिए पूर्ण निर्वात या प्योर वैक्यूम एक असंभव धारणा है। अंतरिक्ष कोई खाली डब्बा नहीं है, बल्कि एक सक्रिय और जटिल माध्यम है। हम सबसे बुनियादी चीजों से शुरू करते हैं, जो हटाई ही नहीं जा सकती, जो अंतरिक्ष के ताने बाने का ही हिस्सा है। तो अगर हम किसी जगह से सारी चीजें, सारे तारे, सारे कण, सारी रोशनी, मतलब सब कुछ हटा दें, तब भी वहां कुछ बचेगा? ये तो सुनने में अजीब लगता है, जैसे किसी कमरे से सारा फर्नीचर निकालने के बाद भी वो भरा हुआ हो। हाँ बिल्कुल, तब भी 3 मूलभूत चीजें बचेंगी। सबसे पहली है वैक्यूम एनर्जी, या जिसे शून्य बिंदु ऊर्जा भी कहते हैं। क्वांटम भौतिकी के अनुसार अंतरिक्ष कभी भी पूरी तरह शांत या स्थिर नहीं होता है। इसमें ऊर्जा का एक न्यूनतम स्तर हमेशा बना रहता है, जिसके कारण लगातार वर्चुअल कणों के जोड़े बनते और नष्ट होते रहते हैं। एक मिनट, वर्चुअल कण मतलब ये असली नहीं है, ये क्या बात हुई? आप इन्हें ऐसे समझ सकती हैं जैसे बैंक खाते में पैसे ना हो, फिर भी 1 सेकंड के लिए कोई चीज उधार पर खरीद कर तुरंत वापस कर दी जाए। ये लेनदेन इतना तेज होता है कि बैंक को पता भी नहीं चलता, लेकिन इसका एक छोटा सा असर सिस्टम पर रह जाता है। ये कण भी ब्रह्मांड से ऊर्जा उधार लेकर पल भर के लिए बनते मिटते रहते हैं। वो सीधे तौर पर देखे नहीं जा सकते, पर उनका असर बिल्कुल असली होता है। ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या इसे सच में मापा गया है? क्योंकि बिना किसी चीज के सिर्फ खाली जगह का दबाव चीजों को हिला दे, ये मानना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल लगता है, लेकिन ये 100% असली है और इसे प्रयोगशाला में कई बार मापा गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कासिमीर प्रभाव। जब 2 धातु की प्लेटों को बहुत बहुत पास लाया जाता है, तो उनके बीच एक आकर्षण बल पैदा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके बीच कम वर्चुअल कण बन पाते हैं, जबकि बाहर की तरफ से पूरा दबाव होता है। ये खाली जगह का दबाव ही उन प्लेटों को एक दूसरे की तरफ धकेलता है। कमाल है। तो वैक्यूम एनर्जी का मतलब है कि खाली जगह भी असल में ऊर्जा से उबल रही है, भले ही हमें दिखे नहीं। अच्छा, तो ये हुई पहली चीज, और बाकी 2 क्या हैं जो हमेशा मौजूद रहती हैं? दूसरी चीज है हिग्स फील्ड। ये एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र है जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह फैला हुआ है। जब मूलभूत कण इससे गुजरते हैं तो उन्हें द्रव्यमान यानी मास मिलता है। स्रोतों में इसे एक तरह की अदृश्य चाशनी कहा गया है, और ये बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, ये अदृश्य चाशनी वाला उदाहरण मुझे भी बड़ा दिलचस्प लगा। मतलब कुछ कण इस चाशनी से आसानी से निकल जाते हैं, जैसे फोटॉन, तो उनका कोई द्रव्यमान नहीं होता, और कुछ को ज्यादा प्रतिरोध महसूस होता है तो वो भारी हो जाते हैं। बिल्कुल सही समझा। और ये हिग्स फील्ड हमेशा ऑन रहता है, भले ही जगह पूरी तरह खाली क्यों ना हो। इसे आप बंद नहीं कर सकते। और तीसरा है स्पेस टाइम कर्वेचर, यानी आइंस्टीन का सिद्धांत। द्रव्यमान और ऊर्जा स्पेस टाइम को मोड़ते हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में महसूस करते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई द्रव्यमान ना भी हो, तब भी स्पेस टाइम का अपना एक आकार या ज्यामिति होती है। और गुरुत्वाकर्षण तरंगें वो इसी खाली स्पेस टाइम में यात्रा करती हैं। सही कहा। तो ये तो अंतरिक्ष का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, हमेशा ऑन, हमेशा मौजूद। पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर फाइलें कौन सी हैं? मतलब वो असली चीजें, गैस और धूल जो सितारों के बीच तैर रही हैं। स्रोतों के मुताबिक उसे इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं ना? हाँ, उसे हम इंटरस्टेलर मीडियम या ISM कहते हैं, यानी तारों के बीच का माध्यम। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, जिसमें भारी तत्वों की बहुत कम मात्रा होती है। ये हमारी आकाशगंगा के कुल सामान्य पदार्थ का लगभग 10 से 15% है। लेकिन ये कितना घना होता है? क्या हम इसमें से तैरकर गुजर सकते हैं, जैसे हवा में से गुजरते हैं? तैरना तो दूर की बात है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किसी चीज से गुजर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा विरल है।
इसके सबसे घने हिस्से, जिन्हें मॉलिक्यूलर क्लाउड्स कहते हैं, और जहां नए तारे बनते हैं, वहां भी घनत्व पृथ्वी पर समुद्र तल की हवा की तुलना में खरबों गुना कम होता है। खरबों गुना मतलब हमारे बनाए गए सबसे अच्छे वैक्यूम से भी ज्यादा खाली। बिल्कुल। और आईएसएम कोई एक जैसी जगह नहीं है। ये एक जटिल इकोसिस्टम जैसा है। इसके कई चरण हैं जो तापमान और घनत्व में बहुत अलग होते हैं। ठंगे आणविक बादलों, जिनका तापमान सिर्फ 10 केल्विन होता है, से लेकर सुपरनोवा विस्फोटों से बने लाखों डिग्री गर्म बबल्स तक। अच्छा, ये तो हुई आकाशगंगा के अंदर की बात, लेकिन आकाशगंगाओं के बीच की जगह, वो तो सच में खाली होगी, है ना? वहां इंटरगैलेक्टिक मीडियम यानी आईजीएम है, जो आईएसएम से भी हजारों गुना ज्यादा विरल है। लेकिन सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रह्मांड का ज्यादातर सामान्य पदार्थ, यानी तारे, ग्रह, हम और आप जिस चीज से बने हैं, उसका लगभग 76% इसी आईजीएम में छिपा है। दशकों तक वैज्ञानिक इसे लापता पदार्थ या मिसिंग मैटर कहते थे, क्योंकि उन्हें ये मिल ही नहीं रहा था। एक मिनट, क्या मतलब ब्रह्मांड का आधे से ज्यादा पदार्थ हमारी आंखों के सामने होते हुए भी छिपा हुआ था? तो फिर उसे ढूंढा कैसे गया? हाल की शोध में फास्ट रेडियो बर्स्ट्स यानी एफआरबीज का उपयोग करके इसका पता लगाया गया है। ये दूर की आकाशगंगाओं से आने वाले मिली सेकेंड के शक्तिशाली रेडियो सिग्नल है। जब ये सिग्नल हम तक पहुंचते हैं तो वे रास्ते में आने वाले आईजीएम के कणों से टकराकर थोड़े धीमे हो जाते हैं। इस देरी को मापकर वैज्ञानिक ये अनुमान लगा सकते हैं कि रास्ते में कितना पदार्थ था। अच्छा, और इसी से पता चला कि ये लापता पदार्थ एक कॉस्मिक वेब के रूप में मौजूद है। हाँ, एक ब्रह्मांडीय जाल जो आकाशगंगाओं के समूहों को जोड़ता है। इस जाल के धागों में जो गर्म गैस है, उसे वार्म हॉट इंटरगैलेक्टिक मीडियम या WHIM कहते हैं। ठीक है, अब स्रोतों में कॉस्मिक डस्ट यानी ब्रह्मांडीय धूल का भी जिक्र है। सुनने में तो ये किसी कोने में पड़ी फालतू चीज लगती है, और ये इंटरस्टेलर मीडियम के द्रव्यमान का सिर्फ 1% है। क्या ये वाकई इतनी जरूरी है कि हम इस पर बात करें? जरूरी, ये शायद सबसे जरूरी 1% है। इसके बिना हम और आप यहाँ होते ही नहीं। ये धूल के कण कोई साधारण कचरा नहीं, बल्कि स्टार बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। स्टार बनाने वाली फैक्ट्रियां। सिर्फ 1% धूल, ये कैसे हो सकता है? देखिए, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अणु आणविक हाइड्रोजन या H2, जो तारों का मुख्य ईंधन है, वो गैस में अपने आप नहीं बन सकता। 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का खाली जगह में टकराकर एक अणु बनाना लगभग असंभव है। लेकिन ये धूल के कण, जो सिलिकेट्स और कार्बन से बने होते हैं, एक सतह प्रदान करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु इन कणों पर चिपक जाते हैं, घूमते हैं और एक दूसरे को ढूंढकर अणु बना लेते हैं। ये धूल के कण छोटी प्रयोगशालाओं की तरह काम करते हैं। वाह! और इतना ही नहीं, ये कण तारों से आने वाली तेज रोशनी को सोखकर उसे इंफ्रारेड में फिर से उत्सर्जित करते हैं। ये एक तरह का कूलिंग सिस्टम है। ये प्रक्रिया गैस के बादलों को ठंडा होने में मदद करती है, जिससे वे गुरुत्वाकर्षण के कारण ढहकर नए तारे बना पाते हैं। तो धूल के बिना तारे बनने की प्रक्रिया बहुत बहुत धीमी हो जाएगी, और शायद हमारी जैसी आकाशगंगाएं बनी नहीं पाती। मतलब ये छोटे छोटे कण जो इंसान के बाल की चौड़ाई से भी 1000 गुना छोटे हैं, ही तारों के जन्म के लिए जिम्मेदार हैं। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, गैस और धूल के अलावा अंतरिक्ष विकिरण से भी भरा है। इसमें सबसे प्रसिद्ध कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड मतलब CMB है। ये क्या है? CMB बिग बैंग से बची हुई गर्मी की गूंज है। ये ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी है, जो ब्रह्मांड के जन्म के लगभग 3,80,000 साल बाद निकली थी। उस समय ब्रह्मांड एक गर्म घने सूप जैसा था और प्रकाश उसमें फंसा हुआ था। जब ब्रह्मांड ठंडा होकर पारदर्शी हुआ तो ये प्रकाश पहली बार आजाद हुआ और तब से पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। और आज भी ये हमारे चारों तरफ है। हाँ, आज अंतरिक्ष के हर घन सेंटीमीटर में CMB के लगभग 411 फोटॉन है। इसका तापमान 2.725 केल्विन है, यानी परम शून्य से सिर्फ 0.3 डिग्री ऊपर। बिल्कुल, ये ब्रह्मांड का बेबी पिक्चर है और ये लगभग हर दिशा में एक समान है। लेकिन इसमें तापमान के बहुत छोटे छोटे उतार चढ़ाव हैं, जो 1 लाख में 1 हिस्से जितने हैं।
यही छोटे उतार चढ़ाव वो बीज थे जिनसे बाद में गुरुत्वाकर्षण ने खींचकर आकाशगंगाएं और क्लस्टर बनाए। और फोटॉन के अलावा न्यूट्रिनो का भी जिक्र है, जिन्हें भूतिया कण भी कहते हैं। ये नाम क्यों? क्योंकि न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में फोटॉन के बाद दूसरे सबसे प्रचुर कण हैं, लेकिन ये पदार्थ के साथ लगभग कोई इंटरैक्शन नहीं करते। हर सेकंड खरबों न्यूट्रिनो आपके शरीर, पृथ्वी और हर चीज से बिना रुके गुजर रहे हैं। सच में? हाँ, ये सूरज में, सुपरनोवा में और बिग बैंग में बने थे। हाल ही में 2023 में KM3NET प्रोजेक्ट ने अब तक के सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो में से एक का पता लगाया, जो शायद किसी बहुत शक्तिशाली स्रोत जैसे किसी ब्लेजर से आया था। ये हमें ब्रह्मांड की सबसे हिंसक घटनाओं के बारे में बताते हैं। अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे रहस्यमय और मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। स्रोतों में लिखा है कि हमें जो कुछ भी दिखता है, तारे, गैस, धूल, हम, आप, वो सब मिलकर ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। बाकी का 95% अदृश्य है। हाँ, और उसमें से लगभग 27% डार्क मैटर है। ये प्रकाश के साथ कोई क्रिया नहीं करता, इसलिए हम इसे देख नहीं सकते। इसका पता सिर्फ इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से चलता है। जैसे हम देखते हैं कि आकाशगंगाओं के बाहरी किनारे उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से घूम रहे हैं। भौतिकी के नियमों के अनुसार उन्हें बिखर जाना चाहिए था, लेकिन कोई अदृश्य पदार्थ उन्हें अपने गुरुत्वाकर्षण से बांधे हुए हैं। यही डार्क मैटर है, एक तरह का अदृश्य ढांचा जिस पर आकाशगंगाएं बनती है। बिल्कुल। तो ये डार्क मैटर एक तरह का अदृश्य गोंद है जो आकाशगंगाओं को बिखरने से रोके हुए है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम गुरुत्वाकर्षण के नियम ही गलत समझ रहे हो? मैंने सुना है कि कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं। ये एक बहुत ही वैध सवाल है और इस पर बहस होती है। कुछ सिद्धांत हैं जैसे मॉन्ड, जो ये कहते हैं कि शायद बड़े पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण अलग तरह से काम करता है, लेकिन स्रोतों में दिए गए ज्यादातर सबूत, जैसे कि आकाशगंगा क्लस्टर्स का व्यवहार और CMB का पैटर्न, डार्क मैटर के अस्तित्व की ओर मजबूती से इशारा करते हैं। इसलिए ये अभी भी सबसे प्रमुख थ्योरी है। रुकिए, 27% डार्क मैटर और बचा हुआ 68%, मतलब 95%। आप कह रही हैं कि हम इंसान, हमारी धरती, सारे तारे और आकाशगंगाएं, ये सब मिलकर ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा हैं। ये तो अविश्वसनीय है। हम तो बस सतह को खरोच रहे हैं। तो ये बाकी का 68% क्या है? वो डार्क एनर्जी है। अगर डार्क मैटर गोंद है तो डार्क एनर्जी उसके विपरीत है। यह एक प्रतीकारक बल की तरह काम करती है, जो स्पेस टाइम को ही खींचकर फैला रही है और ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। अच्छा। इसका प्रभाव ब्रह्मांड के विशाल खाली क्षेत्रों, जिन्हें कॉस्मिक वॉइड्स कहते हैं, में सबसे ज्यादा होता है, जहां पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है। डार्क एनर्जी ही ब्रह्मांड के अंतिम भविष्य का फैसला करेगी। ये जानकारी तो दिमाग चकरा देने वाली है, और ऐसा लगता है कि 2025 में भी इस पर काफी काम हो रहा है। स्रोतों में कुछ ताजा खोजों का भी जिक्र है। बिल्कुल। नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप हजारों कॉस्मिक वॉइड्स का नक्शा बनाने वाला है। इन वॉइड्स के आकार का अध्ययन करके हम डार्क एनर्जी के प्रभाव को बहुत सटीकता से माप पाएंगे। अच्छा। और जून 2025 में सुबारू टेलीस्कोप ने कॉस्मिक हिमालयाज नाम की एक संरचना की खोज की। कॉस्मिक हिमालयाज, नाम ही कितना शानदार है ना? ये 11 सुपर मैसिव ब्लैक होल का एक समूह है जो एक बहुत छोटे से क्षेत्र में मौजूद है। ये दिखाता है कि इंटरगैलेक्टिक मीडियम कोई शांत जगह नहीं है, बल्कि एक गतिशील वातावरण है जहां ऐसी विशाल संरचनाएं बन रही हैं। और दिसंबर 2025 में एक इंटरस्टेलर धूमकेतु 3I एटलस के गुजरने का भी उल्लेख है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, ऐसे ऑब्जेक्ट दूसरे स्टार सिस्टम से आए संदेशवाहक की तरह होते हैं। ओमुआमुआ और बोरिसोव के बाद ये तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी पुष्टि हुई है। इसकी रासायनिक संरचना का अध्ययन करके हम ये जान सकते हैं कि हमारी आकाशगंगा के दूसरे हिस्सों में पदार्थ कैसा है और ये हमारे सौर मंडल के पदार्थों से कितना अलग या समान है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का सार ये है कि अंतरिक्ष खाली नहीं है। ये एक जीवित, गतिशील जगह है जो मूलभूत क्षेत्रों, विरल गैसों, अदृश्य तारा बनाने वाली फैक्ट्रियों, प्राचीन विकिरण और अदृश्य ताकतों का एक जटिल मिश्रण है। जिसे हम खालीपन समझते थे, वो असल में भरा हुआ है। सही कहा। अंतरिक्ष सिर्फ एक मंच नहीं है जिस पर घटनाएं होती हैं, बल्कि ये हर भौतिक क्रिया में एक मौलिक भागीदार है।
खालीपन की धारणा से इस भरे हुए निर्वात की समझ तक का सफर विज्ञान की सबसे गहरी उपलब्धियों में से एक है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार। स्रोतों से यह स्पष्ट है कि ब्रह्मांड के रहस्य सिर्फ सितारों की चमक में नहीं, बल्कि उनके बीच के उस विशाल आपात तौर पर खाली अंधेरे में भी लिखे हुए हैं। अगर ब्रह्मांड का 95% हिस्सा अदृश्य है और हम उसे समझ नहीं सकते, तो हम वास्तव में क्या जानते हैं? और कौन से अनसुने अकल्पनीय रहस्य उस खालीपन में छिपे हैं जिनके बारे में हमने अभी सवाल पूछना भी शुरू नहीं किया है?